आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के अंदर पॉजिटिव रेट दोबारा से बढ़ने लगा है और साथ ही साथ जिस तरीके से देश में ओमिक्रॉन के बाद कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दिया है, इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल एक्सपर्ट और दिल्ली वैक्सीन कमेटी के सदस्य हैं डॉक्टर समीर भाटी। भाटी साहब, जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों की बात करें, दिल्ली के अंदर पॉजिटिव रेट बढ़ा है, कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है, कैसे देख रहे हैं, किस वजह से ये बढ़ोतरी देखी जा रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसे आप पूछ रहे हैं कि इसके पीछे वजह क्या है? अगर पिछले 1-2 दिन के अंदर हम देखें, केसेज़ में थोड़ी-सी मामूली-सी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ने का रीज़न देखिए एक ही हो सकता है, एक तो जिस तरह से अब सब चीज़ें खुल गई है, जिस तरह से सब चीज़ें अनलॉक हो गई हैं एंड अभी थोड़ा क्या जो टेस्टिंग है उसकी संख्या बढ़ी है। जब टेस्टिंग की संख्या बढ़ती है तो उसके अंदर बहुत सारे पेशेंट जो कि एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। हम रैंडम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें जो एसिम्प्टोमेटिक जिनको कोई लक्षण नहीं होता, उनका भी पॉजिटिव निकलता है टेस्ट, है ना? तो ये कारण भी हो सकता है पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी रेट बढ़ने का, पहली बात। और दूसरी बात, जो नए वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं कि नई तरह का कोई वेरिएंट, देखिए नई तरह का वेरिएंट अभी जो हम एक्सई वेरिएंट के बारे में बात कही जा रही है, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि हमारी थर्ड वेव का कारण था जनवरी के अंदर, उसके काफ़ी ज़्यादा केसेस थे, उसी का ही एक सब लीनिएज है, मतलब उसी का एक टाइप है। जो ओमिक्रॉन था, हमारा ओमिक्रॉन के अंदर 3 तरह के सब लीनिएज थे, 3 वेरिएंट थे, जिसमें BA.1, BA.2 और BA.3 वेरिएंट था। तो जो भारत के अंदर थर्ड वेव आई थी, थर्ड वेव का जो मेन कारण था वो BA.1 और BA.2 था। और BA.2 को माना जा रहा था कि वो काफ़ी अधिक संक्रामक। तो ओमिक्रॉन में जैसा हमने देखा कि इसमें संक्रमण दर काफ़ी ज़्यादा थी, पर हमने उस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू बेड में बढ़ोतरी नहीं देखी, वो उतना ज़्यादा घातक नहीं था और वैक्सीन का भी असर उसके ऊपर था। अभी जब हम बाहर बात कर रहे हैं, हम चाइना की बात करें या जो चाइना के नेबरिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी ये BA.2 काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर आ चुका था। अब जो XE वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, नया वेरिएंट जो अभी सुनने में आ रहा है, उसका मैं बताना चाहूँगा। XE वेरिएंट जो ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट है, BA.1 और BA.2, इसी का एक कंबाइन रूप है XE, कोई एक अलग नया कोई वेरिएंट नहीं है। तो क्योंकि ओमिक्रॉन काफ़ी संक्रामक था, तो इस वजह से XE भी माना जा रहा है कि ये संक्रामक हो सकता है, पर अभी इसका हमारे पास बहुत अधिक डेटा नहीं है। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है और ये पहला डिटेक्ट हो चुका था जनवरी के अंदर यूके के अंदर, और अभी जिस तरह से भारत के अंदर भी इसकी खबर आ रही है मुंबई डिटेक्ट। के अंदर और जिस तरीके से गुजरात के अंदर इसके जो केस हैं वो मिले हैं। बिल्कुल, ऐसा कोई केसेस में कोई भारी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस अभी देखने को नहीं मिले हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, तो अभी बहुत अर्ली है इसके ऊपर कुछ भी कहना, पर जैसा मैंने बताया है कि ये ओमिक्रॉन का ही एक टाइप है। क्या जिस तरीके से ओमिक्रॉन की बात करें तो लगातार बहुत बढ़ोतरी में फैलता था, क्या इस वेरिएंट में किस तरीके से क्या रिसर्च जो है इसके अंदर हुई है? हाँ, इसके ऊपर अभी डेटा आना देखिए बाकी है। बाकी जैसे भारत में बात करें तो भारत में बहुत अधिक लोग जो थे ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके थे और उनको ओमिक्रॉन से प्रोटेक्शन मिल गया, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी आपकी हो गई। ज़्यादातर हमने ओमिक्रॉन के समय देखा था क्योंकि वो हाईली इन्फेक्शियस था, बहुत अधिक संक्रामक था, तो बहुत अधिक लोग उससे इन्फेक्टेड हो चुके थे और इन्फेक्टेड होने के बाद काफ़ी लोगों को तो सिम्टम भी नहीं था। तो भारत की अगर हम बात करें, भारत में हाइब्रिड इम्यूनिटी, मतलब नेचुरल इम्यूनिटी भी लोगों को बहुत मिली है, और इसके अलावा वैक्सीनेशन भी देखें तो वो प्रक्रिया भी, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफ़ी तेज रही है। तो भारत के लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनको नेचुरल इन्फेक्शन भी रहा है और उनको वैक्सीन भी लगी है। तो इस वजह से भारत में उस तरह से हम नंबर्स नहीं देख रहे। तो ऑलरेडी ओमिक्रॉन से काफ़ी हद तक लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो इसलिए उसको उससे भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो अभी डेफिनेटली हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने भी टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई है, टेस्टिंग हमें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम उसको ट्रैक कर सके, बिकॉज जो हमारा पेंडेमिक का हमेशा एक सबसे बड़ा हथियार वही रहा है, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन, और जीनोम सीक्वेंसिंग भी करते रहें ताकि कोई नई तरह का वेरिएंट आए उस पर भी हम सतर्कता बरतते रहें। किस तरीके से
सतर्कता बरतने की आवश्यकता है? बिल्कुल, जब देखिए सतर्कता की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर सरकारी तौर पे हम गवर्नमेंट की बात करें तो जो हमारा सर्विलेंस है वो हमेशा चलता रहना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि अभी केसेस कम हो गए तो हमने जो रैंडम टेस्टिंग है या जीनोम सीक्वेंसिंग कम कर दी, वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। जो भी पॉजिटिव टेस्ट आते हैं उसका फर्दर हम जिसको कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग वो होनी ज़रूरी है, ताकि हम ये ज़रूर पता लगा लें कि कोई नई तरह का वेरिएंट तो नहीं है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, हमारी प्रिकॉशन डोज जिनके लिए अप्रूव हुई थी उनको वो लगती रहनी चाहिए। बच्चों के लिए जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव आई हुई है ऑलरेडी, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए चल रही है और 12 से 14 साल के बच्चों के लिए भी चल रही है, उनको वो वैक्सीनेशन लगता रहना चाहिए। और क्राउडेड प्लेस में अगर बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग है तो वहाँ पे जैसा हम कहते हैं कि वहाँ पर मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। वैक्सीन की आपने बात करी, जिस तरीके से बच्चों को वैक्सीन लग रही है, क्या बच्चे भारी तादाद में वैक्सीन जो है वो लगवा रहे हैं? हाँ, बच्चों की जैसे हमने बात करें, बच्चे शुरू से ही उत्साहित थे। बच्चों के अंदर जो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए थे तो उनके अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी स्पीड से चली है। तो बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखा गया और पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके उत्साहित थे, क्योंकि अब जैसे स्कूल वगैरह भी खुल गए तो स्कूल खुलने से पहले उनको था कि बच्चों को अगर वैक्सीन लग जाए तो वो भी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। और 15 से 18 साल का ग्रुप वो होता है जो 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे होते हैं, तो उनके एग्ज़ाम्स भी और सब चीज़ों को भी देखते हुए तो इसलिए उनमें वैक्सीनेशन ड्राइव ओवरऑल बच्चों के अंदर ठीक रहा था। आपने बताया कि वैक्सीन डोज जो है वो काफ़ी कारगर साबित हुई है कोरोना को रोकने के लिए। जिस तरीके से बहुत सारा उस टाइम पे फैला ओमिक्रॉन के दौरान, क्या अगर ये एक्सी वेरिएंट आता है और अब कल से बूस्टर डोज भी लग रही है, क्या लगता है कि फ़ायदेमंद रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने बताया कि भारतीयों के अंदर इस तरह से नेचुरल इम्यूनिटी बन गई थी और उसके अलावा वैक्सीन भी लग गई, तो एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई, काफ़ी अच्छा रहा। और हमने ओमिक्रॉन के दौरान भी देखा कि जिन लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लगी थी, तो इन्फेक्शन ज़रूर रहा था। संक्रमण और बीमारी के अंदर फ़र्क है कि आपको वैक्सीन लगी हुई है, तो आपको इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, टेस्ट आपका पॉज़िटिव आ सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आपको बीमारी। तो ओमिक्रॉन के टाइम पे भी हमने देखा था कि लोगों को काफ़ी सुरक्षा मिली थी, चाहे जो भी भारत में अवेलेबल वैक्सीन है, दोनों ही काफ़ी अच्छी वैक्सीन थी। ज़्यादातर सब लोगों को वही वैक्सीन लगी है, तो उससे काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिला था। वैक्सीन लगने के बाद हमने बहुत ही कम देखा कि हॉस्पिटलाइजेशन रहा। सर, जिस तरीके से बूस्टर डोज लग रही है, बूस्टर डोज में क्या माना जाए जिसने कोविशील्ड लगवाई उसको बूस्टर कोविशील्ड की भी लगेगी या फिर दूसरी कंपनी की भी लगवा सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी अधिक लोगों का यही वाला क्वेश्चन रहता है, क्योंकि पहले सुनने में आ रहा था कि कुछ मिक्स एंड मैच तो नहीं होगा कि आपने पहली कोई वैक्सीन ली और अब उनको बूस्टर कोई और लगे, ऐसा नहीं है। मिक्स एंड मैच नहीं है। जो प्राइमरी वैक्सीन लगी थी, मतलब जैसे अगर आपको कोविशील्ड लगी है पहली और दूसरी डोज़, तो जो थर्ड डोज़ है आपकी, जिसको हम बूस्टर या प्रिकॉशन डोज़ करें, वो उसी की लगेगी। जिनको कोवैक्सीन लगी थी उनको कोवैक्सीन की ही थर्ड डोज लगेगी, कोई दूसरी वाली उसके अंदर वैक्सीन नहीं लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जितनी भी रिसर्च आई है और बाहर भी लगी है, लोगों को जो प्राइमरी वैक्सीन ही लगी है उसकी थर्ड डोज, उसका काफ़ी अच्छा असर है। और ऐसा कोई हमारे पास डेटा अभी उपलब्ध नहीं है कि मिक्स एंड मैच करके उसका कोई अलग तरह का असर हो। तो फिलहाल अभी एज पर गाइडलाइंस आपको जो डोज लगी है उसी की आपको थर्ड डोज लगवानी है। नहीं, बूस्टर डोज की अगर बात करें, कितनी कारगर साबित रहने वाली है ये? हाँ, देखिए बूस्टर के ऊपर जो हम देखें डेटा, क्योंकि बूस्टर ऑलरेडी विदेशों के अंदर तो काफ़ी पहले से शुरू हो चुकी है और वहाँ काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और बूस्टर लगना अब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया, बहुत सारे लोग हैं जिनको वैक्सीन की सेकंड डोज लिए हुए 9 महीने हो गए। तो वैक्सीन का भी एक इम्यूनिटी का भी एक समय होता है और कुछ समय के बाद वो जो इम्यूनिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है अब ये एक राइट टाइम है जिस टाइम हम लोग को बूस्टर लगा लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नए तरह के वेरिएंट्स की खबर भी आ रही है और एक समय के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी इम्यूनिटी भी डाउन होना शुरू हो जाता है। और इस समय भारत की स्थिति कंट्रोल के अंदर है, केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये राइट टाइम है कि हम जो हमारा जो लोग हैं और अब जैसे अडल्ट्स के लिए 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए बूस्टर अनिवार्य हो गई है, मतलब लग सकती है, उनके लिए भी रोल आउट हो गई है, तो लगा लेना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिड है, जिनको कोई गंभीर बीमारियां हैं, उनको तो वैक्सीन लगवा लेनी, जो बूस्टर डोज है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो बिल्कुल, ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।